आरव कुमार अपनी लाइफ में बहुत प्रसन्नचित्त और संतुष्ट था। उसकी छोटी सी गृहस्थी में एक ममता की मूर्ति वृद्ध माँ, तन मन से समर्पित प्रेम करने वाली एक धर्मपत्नी अनाया और एक लाडली बेटी आहना साथ रहते थे। घर में सभी उसे बिटिया के नाम से पुकारते थे। ऑफिस से आने के बाद बिटिया का हंसता हुआ चेहरा देखकर आरव की सारी थकान मिट जाती थी। आरव म्यूजियम में मैनेजर के पद पर जॉब करता था। अच्छी सैलरी थी। मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन नगर में स्वयं का मकान था। आरव स्वभाव से हंसमुख था। एक दिन उसके साथ तीनों मेला घूमने गए। आरव ने बेटी को गोद में ले रखा था। सबने अपनी रुचि की आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, डोसा, चाट खाई। खूब घूमे फिरे। फिर मुंबई का मशहूर पाव भाजी खाया। देर रात को घर वापस लौटे। दरवाजा खोल सभी थक कर डबल बेड पर पसर गए। थोड़ी देर बाद ही आरव उठकर बैठ गया। फिर आरव बोला, अरे सुनती हो, जरा कड़क चाय पिला दो, तब तक मैं हाथ पैर धो के फ्रेश होके आता हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी अभी बनाती हूँ। इधर आरव बाथरूम को गया तो उधर अनाया ने चाय बनने रख दिया। फिर उसने बिटिया की तरफ देखा जो रह रहकर झपकी ले रही थी। उसने पुकारा, अज्जी सुनते हो, तुम्हारी लाडली बेटी को नींद आ रही है, जरा लोरी गाकर सुला देना। तुम्हारी लोरी सुने बिना ये गहरी नींद नहीं सोती। बस अभी आया, तौलिया से हाथ पोंछते हुए आरव ने कहा। फिर आरव ने बिटिया को हंसते हुए गोद में उठाया और एक चर्चित लोरी गुनगुनाने लगा। धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया चारी आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया चारी आजा, धीरे से आजा। धीरे से नैनन की बगियों में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। लोरी सुनते ही आरव की राजकुमारी गहरी नींद में सो गई। सोते ही उसे उसके बेड पर लिटा दिया और फुसफुसाया, सो जाओ मेरी लाडली, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है। और फिर माथे और गले पर वात्सल्य भरा पुच्ची कर डाली। कहा, गुड नाइट प्रिंसेस। तभी एकदम बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बहुत ही प्यारे स्वर में बोली, गुड नाइट डैडी। फिर मुख्य द्वार बंद कर आरव सोफा पर बैठ गया। इतने में अनाया चाय बनाकर ले आई। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय थोड़ी मीठी हो गई है। अनाया ने चुस्की लेते हुए कहा, हाँ लेकिन तुमसे अधिक नहीं। विजय की आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। अनाया हल्की सी मुस्कुराहट से आरव की तरफ देखा। चाय पीने के बाद दोनों बेडरूम में सोने चले गए। अनाया ने कहा, मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ। अनाया ने साड़ी उतारकर गुलाबी कलर की पारदर्शी नाइटी पहन ली, जिसमें उसके अंग प्रत्यंग स्पष्ट झलक रहे थे। आरव बोला, क्या बात है, आजकल बिजली बहुत गिर रही है, रंग भी कुछ अधिक निखर रहा है, देखने वाले की नजर है। ये कहते हुए अनाया बेड पर आकर लेट गई तो आरव ने उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया। अरे मेरा दम निकल जाएगा, हटो। बनावटी नाराजगी दिखाते हुए अनाया बोले। आरव कहता है, मन मन भावे मूड़ी हिलावे। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति जो किसी चीज को दिल से पसंद करता है और चाहता है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये दिखावा करता है और नानुकुर करता है।
कि उसे ये पसंद नहीं है। ये कहावत उस स्थिति के लिए कहा जाता है जहाँ व्यक्ति की वास्तविक इच्छा और उसकी गहरी व्यवहार में अंतर होता है। वाक्य पूरा होते ही दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। आरव ने उसके गुलाबी होठों का रसपान किया तो माहौल रंगीन होने लगा। अनाया के भी दोनों हाथ आरव की पीठ को घेरा बनाकर कसने लगे। आरव के हाथ उसके वक्षस्थल को मसलने लगे। अब कमरे में हल्की सी आवाज सिसकारी की भी गूंजने लगी। बिस्तर पर लगता आंधी तूफान के थपेड़े आने लगे। थोड़ी देर बाद सांसों में आया ज्वार भट्टा धीरे धीरे थमने लगी। कुछ मिनट पश्चात दोनों थककर बिना हिले डुले ऊपर की छत की ओर निहारते हुए बिस्तर पर पड़े रहे। एक गहरी शांति का अनुभव करते हुए उखड़ी हुई सांसों पर नियंत्रण करने लगे। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए हुए गहरी नींद में सो गए। अनाया ने सुबह 6 बजे जाकर नाश्ता तैयार कर दिया, बेटी को स्कूल भेज दिया। चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्र पढ़कर आरव नहाने चला गया। ठीक 9 बजे तक आरव ऑफिस की ड्रेस पहनकर तैयार हो गया। इधर अनाया ने भी नहा धोकर आरव का लंच तैयार कर दिया। टिफिन हाथ में पकड़ते हुए आरव ने अनाया के गालों पर किस किया और ड्यूटी पर चला गया। अब घर पर सासू माँ और अनाया अकेली रह गई, मगर ये उसके रोज का काम था। अनाया रोजमर्रा के गृहस्थी के काम में व्यस्त हो गए। उधर आरव म्यूजियम में देश विदेश से एकत्रित दुर्लभतम कलाकृतियां सुरक्षित की जाती हैं। उसका अवसर विशेष पर प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही शासन प्रशासन एवं रिसर्चर्स संग्रहित कलाकृतियों को साक्ष्य रूप में उपयोग करते हैं। म्यूजियम में कई जादुई और तिलिस्मी वस्तुएं भी संग्रह की गई हैं, परंतु उन तक पहुंचना अत्यंत कठिन कार्य था। कदम दर कदम सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। प्रत्येक गेट अच्छी क्वालिटी के स्टील से बने हुए थे और उनका लॉकिंग सिस्टम बेहद खास था। आरव का काम केवल आए हुए सामान की एंट्री करना था। कौन सा सामान कहां से आया है, बस यही सब डिटेल्स लिखनी होती थी। स्टाफ में सब उससे पसंद करते थे। प्रतिदिन यही नियम उसकी दिनचर्या में शामिल था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन फिर भी आरव उस जीवन से पूर्णतया प्रसन्नचित्त और संतुष्ट था। किंतु उस आशियाने को जैसे किसी की नजर लग गई हो। एक ऐसा मनहूस दिन आया कि उनकी जिंदगी की गाड़ी ही पटरी से पूरी तरह उतर गई। एक शाम को आरव अपनी ड्यूटी कर घर वापस जा रहा था। तभी रोड पर उसे कुछ लोग दिखे जो एक आदमी को चाकू से मार रहे थे। आरव ने एकदम ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोकी और उसकी सहायता करने का निश्चय किया। काश वो उस दिन न रुकता। यदि वो उस दिन किसी तरीके से अपने दिल पर पत्थर रख लेता तो उसका जीवन आज भी मौज मस्ती के साथ व्यतीत हो रहा होता। खैर, आरव ने गाड़ी रोकी और उन लोगों से जितना हो सके हाथापाई शुरू कर दी, किंतु वो संख्या में अधिक और शक्तिशाली थे। तब तक उन लोगों ने उस पीड़ित आदमी को चाकू के कई बार मार दिए थे। उस अज्ञात व्यक्ति को मरणासन करने के पश्चात अपराधी वहां से 9-11 हो गए। उनके बाद आरव ने उस घायल व्यक्ति की तरफ देखा तो आरव से हाथ जोड़कर कुछ निवेदन कर रहा था। आरव ने तुरंत बिना सोचे विचारे उसके पेट से चाकू को निकाल दिया और गोद में उठाया। आरव ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन घायल आदमी ने मना करते हुए बोला, अब बहुत देर हो गई है, ले जाना व्यर्थ है।
मेरा समय आ गया है। आरव ने उसे अपनी गोदी में लिटाकर सहारा दिया और पूछा, तुम कौन हो? तुम पर हमला किसने किया है? दर्द से कराहते हुए घायल आदमी बोला, हितेश हितेश कुमार, ये उसके आदमी थे। आरव ने पूछा, कौन हितेश? घायल आदमी कहता है, हमारा मालिक, हम उसी के लिए काम करते थे। आरव पूछता है, तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों मरवाया? और बाकी के शब्द उसके हलक से ही बाहर नहीं आ पाए। उसके साथ वो पसर गया। मगर तभी एक आदमी चीखता हुआ पास आया और बोला, अरे मेरे दोस्त को मार दिया, मेरे दोस्त को मार दिया, हत्यारा ही है। उसके चीख सुनकर वहां तमाम लोग इकट्ठा होने लगे। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि देखो देखो, ये शैतान ने इस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। इस पर कुछ लोगों ने आरव को लपक कर पकड़ लिया। हालांकि आरव ने भी भीड़ से अपने आप को छुड़ाने की भरसक प्रयास किया। खूब चीख चीख कर बताया कि वो हत्यारा नहीं है, मैं तो केवल सहायता के उद्देश्य से मृत व्यक्ति के पास गया था। लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी। इतने में किसी ने मोबाइल से फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरव को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरव थाना, अदालत और जेल सब कहीं चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। वो बेकसूर है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण उसके शब्द आकाश में ही चित्कार बनकर रह गए। उस पर सेशन कोर्ट में धारा 302 के अंतर्गत सरेराह हत्या करने का मुकदमा चला। पुलिस ने मौके से जो चाकू बरामद किया, उस पर आरव की उंगलियों के निशान मिले। एक चश्मदीद गवाह की गवाही अहम रही, जिसने सब अपनी आंखों से होता हुआ दिखा था। आरव रोता चीखता रहा, किंतु सब व्यर्थ रहा। अनया उससे मिलने जेल में आई तो वो उसे देखकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अनया से भी कहा कि उसने कोई हत्या नहीं की है, वह निर्दोष है। तो अनया ने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हें, तुमने कुछ नहीं किया है। मैं भली बात ही जानती हूँ, तुम कातिल नहीं हो, तुम निष्कलंक हो। हे राम, ये सब अचानक क्या हो गया? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या युक्ति निकालूं कि तुम सजा से बच जाओ। सभी साक्ष्य आरव के विरुद्ध थे, इसीलिए सेशन जज ने आरव को फांसी की सजा सुना दी। रोते बिलखते आरव ने अपनी पत्नी और बेटी को अंतिम बार देखा। अंततः निर्धारित समय पर आरव को फांसी दे दी गई और फांसी के 8 दिन बाद अचानक उसने आंखें खोली तो औघड़ बाबा को सामने देखकर वो चौंक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना देख रहा था, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। फिर जब औघड़ बाबा ने उसे सब समझाकर बताया, तब उसने स्वीकार किया कि उसे तो ये महान अवसर देव योग से प्राप्त हुआ है। उस अवसर का लाभ वो उठाएगा और अपने दुश्मनों से अपना प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसी योजना के तहत वो उस गवाह के घर सबसे पहले गया जिसने झूठी गवाही दे दी थी। उसने मरने से पहले बताया था कि उसे यह सब करने के लिए हितेश कुमार, मोहन कुमार और विजय गुप्ता ने कहा था। उसे इस कार्य के लिए रुपया भी दिया गया था। आरव की पकड़ से छूटकर वो डरकर भागा, शीघ्रता से छत से गिरकर मर गया। फिर उसने हितेश कुमार को मारा और आज इन दोनों पापियों को मारकर उसने धरती का बोझ कम कर दिया। उसकी आंखों में
क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वो कूदता फांदता हुआ अघोड़ बाबा के पास पहुंच गया। अब उसके मन और मस्तिष्क में एक विचार कौंध रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी हमारे सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि लोगों को हमारा काम पसंद आता है, इसलिए प्लीज़ Do subscribe.